हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी स्पेशल फॉर एलटी साइंस उत्तराखंड। 7 डेज 7 टेस्ट मॉक टेस्ट। और इसमें आज मेरा 7वां वीडियो है। और जैसा कि संडे को सभी लोगों का एग्जाम है, पहले तो मेरे सब लोगों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर अ बेस्ट एग्जामिनेशन। एंड आप अच्छे से पेपर जितना आपने पढ़ा होगा उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करके आइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए देखते हैं, आज मेरा लास्ट वीडियो है 7 डे 7 टेस्ट में। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट करूंगा वो लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करूंगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आप इन क्वेश्चन को देखिए और 100% श्योर कुछ ना कुछ तो इसमें से कुछ आएगा ही आएगा। और नहीं भी आएगा तो इसके बेस पे क्वेश्चन तो 100% श्योर रहेंगे। प्लीज वॉच इट फुल वीडियो। नाउ स्टार्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एलम Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मोल्टन मिक्सचर। फर्स्ट थिंग कि जब Al2O3 का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें क्या हम यूज करते हैं ये पूछ रहा है। Al2 के साथ क्या ऐड करते हैं। देखिए इसके बेस पे एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो फ्यूज्ड एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना हम इसको बोलते हैं, दैट इज Al2O3। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहली बात तो ये हुई। अब इसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इसमें क्रायोलाइट यूज करते हैं। देयरफॉर देयरफॉर क्रायोलाइट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Na3AlF6 एंड फ्लोस्फर CF2 इज यूज्ड। ठीक है। अब ये जो दोनों हम मटेरियल मिला रहे हैं, कौन कौन से, क्रायोलाइट और CaF2, इसका यूज क्या है। इसका यूज मेनली देखिए, इससे दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी आर यूज एडिंग क्रायल Na3AlF6 एंड CaF2 इन एल्यूमिना। पहला चीज तो ये क्या कर देगा, इसको गुड कंडक्टर बना देगा। दूसरा क्या कर देगा, फर्स्ट की इट मेक इट गुड कंडक्टर बनाएगा। दूसरा काम इसका ये रहेगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है। जब हम इसमें ये चीज मिलाते हैं, क्या क्या, क्रायोलाइट और फ्लोस्फर, तो इसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इट वर्क, जो क्रायोलाइट वो है, ये दूसरा पॉइंट, इट डिक्रीज these these two things, यानी कि क्रायोलाइट एंड फ्लोस्फर डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। तो इसका क्या कर देगा, ये मेल्टिंग पॉइंट को भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो आपका आंसर क्या हो गया इसमें, आपका आंसर क्या आ जाएगा, वन सेकेंड। तो आपका आंसर क्या है, Al2O3 हमको चाहिए, Al2O3 सब में है, हमको चाहिए Na3AlF6 और CF2 फ्लोस्फर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaOH वोल्टाइज इज 12, द वैल्यू ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आपको इसका क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। इसका pH कितना दे रखा है, pH इज इक्वल टू 12। pH जब 12 दे रखा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 10⁻⁻12 हो जाएगा। जब, और दूसरा चीज आपको पता है कि इफ H पॉजिटिव आयन concentration in OH negative ion concentration is always equal to 10⁻⁻14। अब यहाँ पे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आपको निकल गया तो आपका OH कितना आ जाएगा, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻2। क्लियर है। हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, BaOH वोल्ट वाइज है यहाँ पे। तो अब आपका BaOH वोल्ट वाइज कितना हो जाएगा, BaOH वोल्ट वाइज आ जाएगा, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो Ba2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइज ऑफ OH नेगेटिव आएगा। अब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करना है तो हम इसको कितनी मानेंगे, सॉल्युबिलिटी S, और इसकी कितनी होगी, 2S होगी। तो आपकी KSP कितना आ जाएगा, इक्वल टू S इंटू 2S का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 4S³ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। अब आपने कंसंट्रेशन कितना निकाल लिया,
OH का, यहाँ पे OH का कंसंट्रेशन आपको कितना मिल गया 10 की पावर -2, यानी कि सॉल्युबिलिटी कितनी मिल गई आपको, ये क्या निकल गया आपका S निकल गया ना, ये कितना निकल गया आपका S, तो आपका KSP कितना आ जाएगा इक्वल टू 4 इंटू S वैल्यू इज 10 की पावर -2 का क्यूब, तो इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 6 -6, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when Cl2 gas react with the hot and concentration sodium hydroxide solution, then oxidation number of the chlorine change from, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है, कह रहा है कि क्लोरीन की रिएक्शन करा रहा है NaOH के साथ और ये कैसा है हॉट एंड कंसंट्रेटेड है। दूसरा ये भी पूछ सकता था कि इस क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट एंड हॉट की जगह क्या आ जाएगा लो टेम्परेचर पे, है ना। तो अब जब देखो दोनों चीज में याद रखना प्रोडक्ट सेम रहता है, पहला वाला NaCl यहाँ पे भी बनेगा, NaCl यहाँ पे भी बनेगा, वाटर यहाँ पे भी फॉर्म होगा, वाटर यहाँ पे भी फॉर्म होगा, बस बचेगा क्या, जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड होगा तो NaClO3 बनता है, और जब ये क्या होता है डाइल्यूट होता है तो NaClO बनता है। अब दूसरी बात याद रखना, जो ये रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे किसके लिए क्वेश्चन पूछा है यहाँ, अब इस क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ 0 हुआ, यहाँ पे कितना आया -1 आया, यहाँ पे कितना आएगा +5 आएगा, तो अब देखो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से -1 भी जा रहा है और 0 से कहाँ जा रहा है +5 भी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखा तो ये रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। So oxidation and reduction both the process happen in a one equation, that reaction is also called disproportion reaction, ये भी एक disproportion reaction है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to -1 and 0 to +5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0 to -1 and 0 to +5। मान लीजिए यहाँ पे डाइल्यूट कहता तो इसका क्या होता है यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन होता, तब हमारा ऑप्शन दूसरा हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल विद L = 3 N = 4। देखो L वैल्यूज जब गिवन हो तो ये ऑर्बिटल आपको पता होनी चाहिए, ऑर्बिटल और यहाँ पे L वैल्यूज, मान लीजिए 0 होगा तो हमारा S दिखाता है, 1 होगा L की वैल्यू तो हमारा P दिखाता है, 2 वैल्यू होगा तो D दिखाता है, 3 वैल्यू होगा तो F दिखाता है। अब यहाँ पे ये क्या दिखा रखा है L की वैल्यू 3 हो गई, N की वैल्यू 4 हो गई, तो ये किसको दिखा रहा है 4 और F ऑर्बिटल को दिखा रहा है। अब F ऑर्बिटल में कितने होते हैं 7 होते हैं, आपको पता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 14। अब मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, मान लीजिए ऐसे करना नहीं आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1 किसी भी और सबसेल में, तो 2 × 2l, l की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3 दे रखी है +1, तो कितना आ जाएगा फिर भी 14 इलेक्ट्रॉन, आप कैसे भी कीजिए आपका आंसर आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is an outer orbital complex and exhibit paramagnetic behavior। पहला तो पूछ रहा है कि आउटर होना चाहिए और दूसरा क्या पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक होने चाहिए, आउटर ऑर्बिटल भी चाहिए पैरामैग्नेटिक। अब देखो Ni की बात करें, Na का एटॉमिक नंबर 28, 3d8 4s2, कितना ऑक्सीडेशन आया 2, तो Ni2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा 3d8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3d8। अब देखिए 3d8 को कैसे लिखेगा 4s0 4p0, d8 में 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 p। अब मान लीजिए आप कह दो कि सर ये स्ट्रॉन्ग है, मगर ये स्ट्रॉन्ग होगा ये पेयरिंग होगा तो फिर भी तो एक ही मिलेगा, तो हमको इसको पेयर करके कोई फायदा नहीं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आउटर ऑर्बिटल बनेगा, ये क्या बनाएगा आउटर ऑर्बिटल, क्या बन जाएगा इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp3d2 बनेगा। मान लीजिए आप इसको बोलो कि NH3 स्ट्रॉन्ग मान के चलो, तो ये पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो आपके पास क्या बनेगा एक बनेगा, तो dsp3d कभी तो हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा ये आउटर ऑर्बिटल होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए। अब आप कहते हो कि चेक कर लेते हैं दूसरा वाला भी, जिंक का कितना होता है 3d10 4s2,
3d10 4s2, 2 पॉजिटिव चार्ज गया तो इसमें से, तो डी में सारे के सारे क्या हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बाकी बनाएगा तो आउटर, बनाएगा क्या आउटर तो होगा, मगर क्या होगा ये डायमैग्नेटिक होगा। मान बात करते हैं सीआर की, सीआर में क्या हो जाएगा 3d5 4s1। अब इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक यहां से 0 2, तो यहाँ 3 बन जाएगा, तो ये तो क्या बना देगा आउटर की जगह क्या बनाएगा इनर बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि 3 आया, डी में जब 3 ही आए, 1 2 3 3, अब इसके पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल तो है ना, तो ये क्या करेगा हाइब्रिडाइजेशन में पास कट जाएगा, बात समझ रहे हैं मेरी। तो ये क्या बना देगा dsp2 इनर ऑर्बिटल बना देगा, क्या बना देगा d2sp3 बना देगा, तो इनर। अब चलते हैं कोबाल्ट वाले में, CO कितना होता है 3d7 4s2, कितना पॉजिटिव चार्ज है 3 है, तो कितना आ जाएगा 3d6 हो जाएगा 4s0। अब डी में कितने हैं 6 हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो यहाँ पे NH3 क्या है स्ट्रॉन्ग है, तो सारे के सारे क्या है NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे पेयर्ड हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बनाएगा तो इनर पहला, और ये क्या हो जाएगा इनर ऑक्टाहेड्रल भी होगा और डायमैग्नेटिक भी होगा, तो आपका आंसर कौन सा बैठ रहा है ए आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इन अ रिएक्शन A plus B gives to product, rate double when the concentration of B is double and rate increases by a factor of 8 when the concentration of both reactant A and B is double rate, law of the reaction can be written as, okay, कह रहा है कि A plus B gives to product कह रहा है। अब यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा आपका, रेट इज इक्वल टू के इंटू, यहाँ पे निगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको अल्फा मान लो बी की पावर बीटा मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब क्या कह रहा है कि रेट इज डबल, 2 इंटू रेट हो गए, रेट को क्या कर दिया डबल कर दिया, कब जब डबल द कंसेंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर दिया, यानी कि ए की पावर अल्फा ऐसा रहा, और बी कितना हो गया 2b, और ये कितना हो गया बीटा, इक्वेशन नंबर 2। क्या करो इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1 करो, तो रेट से रेट कैंसिल, तो 2 इक्वल टू के से के कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 2 की पावर बीटा आपका बच जाएगा, समझ रहे हैं ना। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1 करना है, इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, 2 इक्वल टू 2 की पावर बीटा बचेगा, ये कट जाएगा बीटा, इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर बीटा इंटू बी की पावर बीटा, तो बी की पावर बीटा से बी की पावर बीटा कट जाएगा तो बचेगा 2 की पावर बीटा, तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा, इसको 2 की पावर 1 लिख दूं, तो यानी कि क्या मिल गया आपको बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, एक ही क्वेश्चन ही मिल गया। अब देखिए आगे को क्या बोल रहा है कि एंड रेट इंक्रीजेस बाय द 8 फैक्टर, अब रेट को कितना कर दिया 8 कह दिया है, तो 8 इंटू रेट हो गया इक्वल टू के, जब दोनों को डबल किया जाता है 2a की पावर अल्फा 2b की पावर बीटा, दोनों को डबल कर दिया। अब वही ये इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 1 पहले के साथ ही, तो 8 इक्वल टू के से के कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2 की पावर अल्फा बचेगा और 2 की पावर बीटा बचेगा, बचेगा भाई। अब ये 2 की पावर बीटा, ओके 2 की पावर अल्फा 2 की पावर बीटा बचा, यानी कि 8 इज इक्वल टू आपके पावर बचे 2 की पावर अल्फा प्लस बीटा। अब मैंने बीटा ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है 8, और 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो यानी कि आपका क्या आ गया अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 2, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, यानी कि आपका जो रेट होगा इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 और बी की पावर बीटा, बीटा की वैल्यू 1, तो यानी कि ए की पावर 2 बी की पावर 1, ए की पावर 2 बी की पावर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी डिक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बोल रहा है। अब देखो डेल्टा एस कब बढ़ेगा, डेल्टा एस विल इंक्रीज व्हेन फ्री रैंडमनेस इंक्रीजेस, फ्री रैंडमनेस इंक्रीजेस,
अब फ्री रैंडमनेस कब इंक्रीज होगी? जब कोई सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में और लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में, या डायरेक्टली सॉलिड टू चेंज हो जाएगा गैस में। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रेफाइट है, यहाँ पे इसको हम काउंट मत कीजिए, यानी कि आप कह दो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कह दो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, ये किस फॉर्म में देखेंगे? गैसियस फॉर्म में। मैक्सिमम होंगे, उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, एंट्रोपी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, सिंपल सी बात कर लो। तो यानी कि यहाँ पे देखो गैसियस मोल कितने हैं? 1, इसमें रिएक्टेंट में कितने गैसियस? 1/2, तो n की वैल्यू कितनी आई? 1/2 आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे देखो गैसियस मोल प्रोडक्ट रिएक्टेंट में ज्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा n निगेटिव आएगा। यहाँ पे देखो कितना है, सॉलिड बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 1/2 1/2, यानी कि 0 आ रहा है। ये ग्रेफाइट को तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो ये भी हम काउंट नहीं करेंगे, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। अब ये तो हमारी एंट्रोपी तो इसमें सबसे ज्यादा हो रही है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। जब ये वैल्यू बढ़ेगा, अब टेम्परेचर को मैं बढ़ाते जाऊं, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव या पॉजिटिव? ये वैल्यू जब मान लीजिए मैं टेम्परेचर को बढ़ाते जाऊं और ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा, टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव होगी। डेल्टा एच क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। तो ये वैल्यू निगेटिव में है, तो डेल्टा जी की वैल्यू किस में आएगी? निगेटिव में आएगी। और निगेटिव में जब भी डेल्टा जी की वैल्यू होती है तो फिजिबल होता है, फिजिबल होती है। ठीक है ना, तो यानी कि रिएक्शन क्या है? पॉसिबल है, इसका मतलब डिक्रीजेस शार्पली विद द इंक्रीजिंग। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द which of the following is a mineral of iron? A mineral of iron. अब मिनरल ऑफ आयरन क्या होता है? सबसे एक एक करके बात करते हैं। मेलेटाइट, ए ऑप्शन वाला, मेलेसाइट। अब मेलेसाइट होता है क्या है? Fe3O4 होता है। कैस्टराइट क्या होता है? CaCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस होता है। CuCO3, ओके, Ca नहीं, Cu कॉपर। 1 मिनट, मेलेसाइट मैं गलत लिख दिया। 1 मिनट, 1 मिनट, आई एम रॉन्ग। मैग्नेटाइट जो होता है वो होता है Fe3O4। मेलेसाइट होता है CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। पायरोलेसाइट होता है MnO2 और कैल्साइट होता है SN, का ऑक्साइड होता है। मिनरल ऑफ आयरन, तो आयरन किस में आ रहा है? डी ऑप्शन में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्रैक्लिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n क्या होती है? देखो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n होता है, ये हमने पढ़ा था। याद रखिए कि एट लो प्रेशर पे क्या होता है? एट लो प्रेशर, जब प्रेशर क्या होता है? लो होता है, तो हम 1/n इज इक्वल टू क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो यानी कि हम क्या बोलते हैं? x/m इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर मानते हैं। दूसरा क्या होता है? एट हाई प्रेशर 1/n इज इक्वल टू क्या मानते हैं? हम 0 मानते हैं। x/m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? p की पावर 0। ये आएगा आपको क्वेश्चन कि जब हम प्रेशर हाई कर देंगे तो 1/n कितना होगा, जब प्रेशर हम लो करेंगे तो कितना होगा, सॉरी, प्रेशर लो करेंगे तो कितना होगा, प्रेशर हाई करेंगे तो कितना होगा 1/n की वैल्यू। ये तरीके का क्वेश्चन आएगा। बट यहाँ पे याद रखना जो इसकी वैल्यू होती है वो कितने के बीच होती है? 0 और 1 के बीच होती है। ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अब क्या पूछ रहा है? 80 ml ऑफ ईच गैस A एंड B टेकन 150 and 200 seconds respectively for effusion through a pinhole under the similar condition. If molecular mass of gas B is 36, the molecular mass of gas A will be. Okay. अब देखिए यहाँ पे ये किस तरीके का क्वेश्चन है? टाइम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तो T ऑफ B अपॉन, या चलो पहले इसको इस तरीके से समझ लो, इसका होता कैसा है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम के टर्म में VA अपॉन VB, मान लीजिए दो अलग अलग है, टाइम के रिस्पेक्ट में TA अपॉन TB होता है।
इक्वल टू अंडर रूट MB अपॉन MA होता है, MB अपॉन MA होता है, ठीक है ना। तो अब देखो इनकी जो वॉल्यूम दे रखी है वो इक्वल दे रखी है, कितना दे रखा है 50 अपॉन 50 दे रखा है, अपॉन TA कितना दे रखा है 150 अपॉन 200 हो गया भाई, और ये MB की वैल्यू कितनी दे रखी है 36 अपॉन कितना हो गया MA। अब आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 200 अपॉन 15 150 बचा, 0 0 5 को 20 5 या 15 इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट MA। तो अंडर रूट ऑफ MA इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 4, 4 6 इंटू 3 15 45 4.5, M इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर MA इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 4.5 का स्क्वायर, तो इसके 4 चुको 16 यानी कि नियर अबाउट कितना हो गया 20 आंसर। नेक्स्ट, द करेक्ट सेट ऑफ द क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस सेलुलर रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37। अब देखो रुबिडियम किस में आता है, कौन से ग्रुप में आता है, फर्स्ट में आता है, हाइड्रोजन हाई लैला ने की रब से फरियाद, ठीक है ना, इसमें आता है। तो अब देखो इसका 1 3 11 19 और 37 ये होता है। अब देखो इसके लास्ट सेल में 1s1 आता है, इसके लास्ट सेल में 2s1 आता है, इसके लास्ट सेल में 3s1 आता है, इसके लास्ट सेल में 4s1 आता है, इसके लास्ट सेल में 5s1 आएगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है 5s में आ रहा है, 5s में आ रहा है तो n की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई, ठीक है। अब s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, निकल गया। अब s में कितने डिब्बे बनते हैं आपके, एक डिब्बा बनता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक, जब l वैल्यू 0 होगी तो हमेशा याद रखना m इज इक्वल टू 0 होगा, m इज इक्वल टू 0 होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर की ओर डायरेक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी s वैल्यू प्लस 1/2 आ गई। अब कहाँ पे आपका आंसर है 500 1/2, 500 प्लस 1/2 यानी कि आंसर क्या हो गया आपका सी आंसर हो गया। चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो N2H4 में कितना निकलेगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आया -2, यहाँ पे कितना आएगा -3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा -1/3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा x प्लस 2 -2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 आएगा, यहाँ पे इस वाले केस में क्या आएगा -1 आएगा। अभी पूछ रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ -1/, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। क्या है एल्डिहाइड, यहाँ पे 50% KOH डाला है, एल्डिहाइड भी है Cl भी है। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है डायरेक्टली कौन सी रिएक्शन है, दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है कैनिजारोज रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है भाई। तो कैनिजारो रिएक्शन में सिंपली हम होता क्या है कि कैनिजारो रिएक्शन वो रिएक्शन दिखाती है जिनके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन जब नहीं है तो 50% NaOH या KOH के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो इसके दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं, एक का ऑक्सीडेशन होता है एक का रिडक्शन होता है। जब इसका रिडक्शन होगा तो ये बनाएगा CH2OH बनाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसका सॉल्ट एनाइन बनाता है, तो ये बन जाएगा CO निगेटिव आयन बनाता है। तो अब आप देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे Cl पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, Cl पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, Cl अपनी जगह पे रहेगा, तो यानी कि कौन सा आपका आंसर बैठ रहा है Cl CO CH2OH CH2, मगर OH को भी चेंज नहीं करेगा, तो आपका आंसर रहेगा C आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, acetone is treated with excess ethanol in the presence of hydrochloric acid, the product obtained। हाँ, अब देखो ये किसका रिएक्शन है, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3 किसके साथ रिएक्शन हो रही है इथेनॉल के साथ C2H5OH, किसकी प्रेजेंस में HCl गैस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो बनता है हेमी एसिटल और एसिटल बनते हैं। देखो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है CH3, यहाँ पे ये O निगेटिव जो होता है इसका लोन पेयर अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे और ये शिफ्ट होता है तो आपका बनता है CH3 CO पे निगेटिव और ये फिर H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा O C2H5 और CH3, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। फिर अगेन हमारे पास क्या है HCl के साथ और C2H5OH के साथ फिर से रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देता है एसिटल बनाता है CH3C OC2H5 CH3
और ये बना देगा OC2H5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोनों पे, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल और ये हो गया आपका एसिटल बनाते हैं। तो एसिटल वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आंसर है नहीं, ये भी नहीं है, OH सिंपल नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल क्रिस्टलाइन विद द FCC cubic lattice, the edge length of the unit cell is इतना, the diameter of the metal ion। अब FCC के लिए, फॉर FCC रेडियस कितनी होती है, R इज इक्वल टू A/2√2 होती है, A/2√2 होती है। अब आपको निकालना क्या, डायमीटर, तो 2R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/√2 हो जाएगा, फिर सिंपल, ये डायमीटर हो गया, बस वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है 408 अपॉन √2, 408 अपॉन √2 की वैल्यू 1.41, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is incorrect about the enzyme catalyst? Enzyme are mostly proteinous in nature, yes, all the mostly are proteinous. Enzyme action is specific, yes, it is a specific, not react with each and everything. Enzyme are denatured by the ultraviolet rays and the high temperature, yes, denatured mean जैसे एग को बॉईल करना होता है तो यहाँ पे डिनेचर हो जाता है, ठीक है ना, तो ये आप यूवी लाइट रेज का हो या टेम्परेचर के इंक्रीज, तो ये इसका भी इफेक्ट होता है। एंजाइम आर लीस्ट रिएक्टिव ऑप्टिमम, नो, ये क्या होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो मेनली कितना होता है 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड के भी ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव नहीं होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, कोई भी एंजाइम मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जीरो ऑर्डर reaction for every 10 degree raise of the temperature, the rate of reaction is double. If the temperature is increases from 10 degree centigrade to 100 degree centigrade, the rate of reaction will be become, देखिए जब भी ट्वाइस में बढ़ रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड में ट्वाइस में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन जब भी कोई भी, चाहे वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो या किसी टर्म में भी दिया हो, वो डबल हो रहा है या ट्रिपल, ट्रिपल होगा तो 3 लिखोगे, डबल हो रहा है तो 2। पहले कितना हो गया, अभी फाइनल टेम्परेचर 100 हो गया, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 10/10, 2 की पावर में, याद रखिएगा। मान लीजिए वो कहता है 3 टाइम्स होता तो हम इसको लिखते 3 की पावर 100 माइनस 10/10, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो डबल हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, तो डबल के लिए 2 की पावर, ट्राइस होगा तो 3 की पावर, 4 टाइम्स होगा तो 4 की पावर, बिल्कुल प्लीज भी रिमेंबर। तो 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 90/10, यानी कि कितना आ जाएगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 इज इक्वल टू कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, तो कितना हो जाएगा 512 टाइम्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज द डिसीज, देखो विटामिन B1 से क्या होता है, सीधे से सिंपल बेरी बेरी होता है, ठीक है ना, विटामिन B1 से क्या होता है बेरी बेरी होता है। अब इस क्लोरोसिस वाला भी पढ़ा होगा, ये किसकी कमी से होता है, B2 की कमी से होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, राइबोफ्लोविन, याद रखिएगा, बाकी इन दोनों से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following compound the one of the most reactive toward electrophilic nitration reaction। अब इलेक्ट्रोफिलिक के साथ कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजेस, देन इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction rate also increases। अब यहाँ पे देखिए कि ये पहला वाला बेंजोइक एसिड है आपका COOH है, दूसरा आपका नाइट्रोबेंजीन है, तीसरा आपका टोल्यूइन है, चौथा आपका बेंजीन है, ये टोल्यूइन है, चौथा आपका बेंजीन है। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसमें CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफॉइल की डिक्रीज हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा कौन है ये वाला, तो यानी कि
टोलुइन की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा CH3, फिर उससे कम कौन होगा, बेंजीन होगा, उससे कम हो कौन होगा, COH होगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रो माइनस एम इफेक्ट कौन दिखाता है, नाइट्रोबेंजीन। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी टुवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल, टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल लिख देते हैं, टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द रेट। तो सबसे ज्यादा आपका क्या आ गया, टोलुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस द रिएक्शन, कह रहा है क्या है, CH3 Br की रिएक्शन करा रहे हैं KCN के साथ, तो आपका क्या जुड़ जाएगा, साइनाइड बना देता है, या आप इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। क्या बना देगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N बनाएगा। अब इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, H3O पॉजिटिव। याद रखना तीनों के तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पे तीनों के तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो H और OH में होंगे, 3 H इस साइड जुड़ेंगे और 3 OH इस साइड जुड़ेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3C OH OH और OH। कभी भी कार्बन पे 2 OH कभी भी आ जाए तो वहां से वाटर हमेशा निकलता है, तो हीट करेंगे स्मॉल सा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, पहले वाटर निकलेगा, तो आपका कंपाउंड क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि एसिटिक एसिड बचा। ठीक है ना, बी क्या बन गया आपका, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बना। अब इसमें क्या डाल रखे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, LiAlH4। तो आपको पता है कि LiAlH4 क्या करता है, सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसका लीस्ट कंपाउंड बनाएगा, तो क्या बना देगा, CH3CH2OH। ये रिडक्शन किया तो लीस्ट कंपाउंड क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, यानी कि आपका एसीटोन नहीं है, मीथेन मीथेन नहीं है, एसिटाल्डिहाइड नहीं है, इथाइल अल्कोहल, यस दिस इज इथाइल अल्कोहल। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप मेरी जो नई सीरीज रहेगी वो LT के लिए आएगी, न सॉरी लेक्चरर की प्रिपरेशन के लिए आएगी, और साथ ही साथ जो बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड लाइक इफ इट्स हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।